गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे इस वीडियो में नया टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो है कि सप्लाई एंड डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी। कि किसी भी इकोनॉमी का जो सेंट्रल बैंक होता है उसकी मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होती है। और जो हम मनी डिमांड और मनी सप्लाई इन जनरल बाहर पढ़ते हैं या पीछे हमने जितने भी टॉपिक्स में हमने पढ़ा है वो इससे कैसे डिफरेंट है। दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू सी। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चे, जो सेंट्रल बैंक है, अब सेंट्रल बैंक पब्लिक से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है। अब सेंट्रल बैंक रिलेटेड होता है बैंक्स के थ्रू, और बैंक्स से रिलेटेड होती हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होती है क्या? पब्लिक। दिस इज हाउ इट गोज। इसका मतलब जो मनी डिमांड करेगी पब्लिक, मनी डिमांडेड बाय पब्लिक जो होगी वो अलग होगी, यानी कि उसको डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स अलग है। और सेंट्रल बैंक, यानी कि एक ये चीज तो हम जानते हैं कि पूरी इकोनॉमी में जो मोनोपोली पावर है ऑफ मनी सप्लाई, वो किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास है। और वो सेंट्रल बैंक एक्सरसाइज करता है थ्रू द बैंक्स, कि भाई अपनी उस पावर से मनी सप्लाई, यानी कि डायरेक्टली पब्लिक को नहीं देता है, बट वो बैंक्स के थ्रू पब्लिक के पास जाती हैं। और वो किस तरह से जाती हैं, किस रिलेशन में जाती हैं, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू सी इन दिस वीडियो। लेट अस सी फर्दर। अब आगे देखते हैं। अब पहले हम देखते हैं कि जो पब्लिक है, पब्लिक क्या करती है? मनी को डिमांड करती है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पब्लिक जो है मनी की डिमांड दो फॉर्म में करती है। क्या? एक फॉर्म कहलाती है चेकेबल डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स। चेकेबल डिपॉजिट्स का मतलब कि जो बैंकों में हमने अपने अकाउंट खुलवा रखे हैं, या हमारे अकाउंट होते हैं बैंक में, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट हो, चाहे एफडी बैंक अकाउंट हो, या किसी भी और तरह का बैंक अकाउंट, पर वो अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिसके अगेंस्ट हम चेक इशू कर सकें, यानी कि हमको चेक बुक इशू हो रखी हो और उसके थ्रू हम पेमेंट कर सकें, चेक किसी को दे सके पेमेंट के लिए, तो उसको बोलते हैं चेकेबल डिपॉजिट्स। दूसरा जो पब्लिक डिमांड करती है मनी को, वो मनी को डिमांड करती है किसकी फॉर्म में? करेंसी की फॉर्म में, यानी कि डिमांड फॉर करेंसी हो गई। यानी कि पब्लिक ने जो मनी को डिमांड किया वो दो फॉर्म में किया। एक तो किसमें? चेकेबल डिपॉजिट्स की फॉर्म में। लेट अस एज्यूम दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय डी, कैपिटल डी। और एक डिमांड किया करेंसी की फॉर्म में, लेट अस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी और सी यू, क्योंकि आपकी रीडिंग्स में सी यू लिखा है इसलिए मैं सी यू डी लिख सकता हूँ, डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स। और इसके ऊपर भी सुपरस्क्रिप्ट कर देता हूँ स्मॉल डी, कि डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स। दो फॉर्म में डिमांड करते हैं। अब जो सेंट्रल, अब ये जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं ये कहाँ होते हैं? हमारे बैंक्स में। ये डिमांड डिपॉजिट्स कहाँ पर होते हैं? हमारे बैंक्स में। हम बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं ना, हमारा बैंकों में ही अकाउंट होता है। तो बैंक जो होते हैं, जितने भी टोटल डिपॉजिट्स बैंक के पास होते हैं, उसका कुछ पार्ट बैंक्स अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रखते हैं। तो बैंक क्या डिमांड करते हैं? डिमांड फॉर रिजर्व्स बाय बैंक्स, यानी कि ये जो हमारे टोटल डिपॉजिट्स हैं उनका कुछ पार्ट बैंक अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रखते हैं।
लेट अस कॉल इट एज RD, यानी कि डिमांड फॉर रिजर्व्स बाय द बैंक्स। अब इसका मतलब हो गया, अब करेंसी को तो हम बैंकों में रखते नहीं, हालांकि करेंसी को हम बैंक में जमा कराते हैं, पर करेंसी को हम डायरेक्टली डिमांड फॉर बैंक्स नहीं कह सकते हैं। तो ये जो दोनों पार्ट हैं, एक ये करेंसी का और ये रिजर्व डिपॉजिट का, ये दोनों पार्ट मिलकर कहलाते हैं क्या? डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी। ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी। और इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं कैपिटल H से, H और D, यानी कि सेंट्रल बैंक की मनी की जो डिमांड है वो रिजर्व की डिमांड, क्योंकि रिजर्व डायरेक्टली, क्योंकि हमारे डिपॉजिट्स सेंट्रल बैंक में नहीं होते हैं, हम कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं। ये कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स में अपने डिपॉजिट्स रखते हैं, और कमर्शियल बैंक्स जो अपने रिजर्व्स हैं वो मेंटेन करते हैं विद द सेंट्रल बैंक। तो ये सेंट्रल बैंक के पास है, और ये करेंसी हमें डायरेक्टली इशू होती है कहां से? सेंट्रल बैंक से। तो इसलिए जो सेंट्रल बैंक की मनी की डिमांड है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक की जो मनी की डिमांड है वो जो है डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी जो है CUD प्लस RD, यानी कि रिजर्व्स के लिए जो डिमांड है और जो करेंसी की डिमांड बाय द पब्लिक है, ये सेंट्रल बैंक की मनी की डिमांड है। और सेंट्रल बैंक की मनी की सप्लाई, इस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? ये हम लिख सकते हैं सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी। इसको हम सिंपली H से डिनोट कर सकते हैं। देखो यहां तो सुपरस्क्रिप्ट किया हुआ है D, यहां D नहीं किया हुआ है, यहां सिंपली हम H से डिनोट कर सकते हैं। H से क्यों डिनोट करते हैं इसको? हम H से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि सेंट्रल बैंक की जो मनी सप्लाई होती है उसको हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। सेंट्रल बैंक की जो मनी सप्लाई होती है उसको हम हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, या बेस मनी भी बोलते हैं, क्योंकि ये मनी सप्लाई बैंक चाहे तो सेंट्रल बैंक अपनी डिस्क्रिशन पर जैसे चाहे वैसे, जितनी चाहे उतनी इसको बढ़ा सकता है, इसलिए इसको हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं। और इसका जो इफेक्ट आता है मनी सप्लाई पे, ओवरऑल मनी सप्लाई पे इकोनॉमी की, वो बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए इसको हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। एम आई क्लियर? चलिए इसको आगे देखते हैं। ये तो सिंपल हमने रिलेशनशिप देखा, पर अब इसको हम देखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में कि पब्लिक जो है, ये पब्लिक कैसे डिसाइड करती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि पब्लिक को डिमांड, कितनी मनी की डिमांड है। तो पब्लिक की जो मनी की डिमांड है वो डिटरमाइन होती है दो चीजों से, बाय टू फैक्टर्स। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर है लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि हमें किसी भी इंडिविजुअल को या पब्लिक को नॉर्मली ट्रांजैक्शन करने के लिए कितना पैसे की ज़रूरत पड़ती है, या उसे कितनी पैसे की ज़रूरत महसूस होती है। अगर वो ज़्यादा ट्रांजैक्शन करता है तो उसे ज़्यादा करेंसी चाहिए, अगर कम ट्रांजैक्शन करेगा तो कम करेंसी चाहिए। दूसरा है इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड्स। यानी कि एक तरीके से अब वो ये डिसाइड कर रहा है कि भाई कितनी मनी मुझे चाहिए, वो इन दोनों बातों पर डिपेंड करेगा। तो मनी की डिमांड टोटल इस पे डिपेंड करेगी। अब ये इस पे, अब सवाल ये है कि ये चीज किस पे डिपेंड करेगी कि भाई कितनी उसे करेंसी अपने पास रखनी है, कितनी उसे एक तरीके से क्या कहते हैं कि डिमांड डिपॉजिट्स अपने पास रखने हैं। तो हमने ये देखा था कि जो मनी डिमांड फंक्शन है वो y इंटू एल आई होता है, नेगेटिवली रिलेशन होता है मनी डिमांड फंक्शन। इसको अगर हम मनी डिमांड बोलें तो एम डी इज इक्वल्स टू क्या होगा? टोटल मनी डिमांड किसके बराबर होगी? इसी के बराबर होगी ना, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखे हैं। तो ये दो चीजों पर डिपेंड कर रही है मनी की डिमांड, एक तो इनकम पर जिसको हमने लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस बोला, और एक इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स पर जिसको हमने नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला।
तो इस तरीके से अगर हम देखें तो let us assume let people wants to hold C, ये स्मॉल c है, स्मॉल c proportion of money demand as currency, कि लोग C प्रोपोर्शन चाहते हैं करेंसी का, यानी कि करेंसी की डिमांड, टोटल करेंसी की डिमांड इज इक्वल्स टू होगी C इंटू में टोटल मनी डिमांड, कि मनी की डिमांड जितनी टोटल है उसका C प्रोपोर्शन वो एज अ करेंसी की फॉर्म में अपने पास चाहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये तो करेंसी की डिमांड आ गई कि हाउ मच करेंसी इज बीइंग डिमांडेड। अब ये है, अब हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स, तो डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स कितनी होगी? अगर टोटल मनी डिमांड में से C प्रोपोर्शन करेंसी के लिए फिक्स्ड है तो 1 माइनस C जो होगा, ये प्रोपोर्शन जो होगा चेकेबल डिपॉजिट्स के लिए होगा, प्रोपोर्शन ऑफ चेकेबल डिपॉजिट्स। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि टोटल मनी डिमांड है, इस टोटल मनी में से अगर C परसेंटेज हम करेंसी के ले रहे हैं तो बाकी का किस में रखेंगे? मनी की डिमांड तो दो ही फॉर्म में हम कर रहे हैं ना, ये देखिए यहां पर, एक तो करेंसी की फॉर्म में और चेकेबल डिपॉजिट्स की। अगर करेंसी को हमने C प्रोपोर्शन रखा है मनी डिमांड का, तो चेकेबल डिपॉजिट्स हो जाएंगे 1/1 माइनस C। ये चेकेबल डिपॉजिट्स की डिमांड होगी, ये करेंसी की डिमांड होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स वुड बी इक्वल टू 1 माइनस C टाइम्स द डिमांड फॉर मनी। दिस इज व्हाट इट मीन्स, ये डिमांड फॉर मनी हो गई। अब आगे देखते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स को हमने देख लिया, डिमांड फॉर करेंसी को हमने देख लिया। अब हमें देखना है डिमांड फॉर रिजर्व्स, एंड वी ऑल नो दैट commercial banks are supposed to keep some proportion of their total deposits as a reserves, कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं या जितने भी बैंक्स हैं किसी भी इकोनॉमी में, उनको कुछ प्रोपोर्शन जो है वो टोटल डिपॉजिट्स का कुछ प्रोपोर्शन जो है एज अ रिजर्व्स अपने पास मेंटेन रखना पड़ता है। तो लेट जो थीटा है, थीटा रिप्रेजेंट करता है क्या? प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट्स कैप्ट एज रिजर्व्स रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट अस अज्यूम कि जो थीटा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं उसका थीटा प्रोपोर्शन हमें रिजर्व चाहिए। तो इसका मतलब जो रिजर्व्स की डिमांड है वो इज इक्वल्स टू हो गया थीटा इंटू में डिमांड फॉर मनी, और इसको हम सिंपली लिख सकते हैं रिजर्व्स की जो डिमांड है वो इज इक्वल्स टू हो गया थीटा इंटू में डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स किसके इक्वल है? इसके इक्वल, तो 1 माइनस C इंटू MD। दिस इज हाउ इट कैन बी रिटन एज। तो इसका मतलब ये रिजर्व्स की डिमांड हो गई। तो अब अगर फर्दर आगे हम देखें, अगर इस आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम देखें तो डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी कितनी हो गई? डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी, ये देखो, ये हम जानते हैं कि डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी इज रिप्रेजेंटेड बाय HD, which is equals to demand for currency plus demand for reserves. So demand for central bank money can be written as HD, which is equals to demand for currency
प्लस डिमांड फॉर रिजर्व्स, और ये हाई पावर्ड मनी है, ये सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी है। तो इसको अगर इस ग्राफ की फॉर्म में हम देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, लेट अस सी दैट। अब हमारे पास ये रिलेशनशिप इस तरह से आ जाता है। कैसे कि डिमांड फॉर मनी बाय पब्लिक, इसको मैं लिख सकता हूँ एक तरीके से इस तरह से कि MD इज इक्वल्स टू वाई इंटू LI, ऐसे लिख सकता हूँ, विच कैन बी फर्दर रिप्रेजेंटेड इन टू सेपरेट पार्ट्स। One is the demand for checkable deposits। तो डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स क्या थी? डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स क्या थी हमारी? थीटा इंटू में, सॉरी, डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स क्या थी हमारी? थीटा नहीं है, चेकेबल डिपॉजिट्स क्या है? 1 माइनस C इंटू MD, डिमांड फॉर मनी। और दूसरा क्या है? डिमांड फॉर करेंसी। डिमांड फॉर करेंसी, डिमांड फॉर करेंसी कैन बी रिटन एज CUD, which is equals to C into में MD। फर्दर डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स से फर्दर एक्सटेंड होती है डिमांड फॉर रिजर्व्स। डिमांड फॉर रिजर्व्स बाय बैंक्स, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो कितनी डिमांड करते हैं रिजर्व से? तो हम इसको लिख सकते हैं रिजर्व्स की डिमांड इज इक्वल्स टू होगी थीटा इंटू में 1 माइनस C MD, कि मनी डिमांड का वो पोर्शन जो एज अ चेकेबल डिपॉजिट्स चाहिए और उस चेकेबल डिपॉजिट्स का वो पोर्शन जो एज अ रिजर्व चाहिए। तो ये सेंट्रल बैंक मनी यहाँ से। तो इसी तरह से सिंपली अगर हम देखें तो डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी, मनी को हम क्या लिख सकते हैं? HD which is equals to CUD plus RD. This can be further written as CMD plus theta into में 1 minus CMD, और this can be written as C plus theta within braces 1 minus C into में MD. This can be written as like this। और फर्दर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको फर्दर मैं नीचे लिख देता हूँ बाहर, ऐसे भी लिख सकते हैं C प्लस थीटा विद इन ब्रेसेस 1 माइनस C इंटू में MD को हम लिख सकते हैं Y इंटू LI, क्योंकि MD इसके बराबर होता है, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। और इसी के साथ सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी क्या होगी? सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी, सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी होगी H, और ये है HD, डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी। इसका मतलब इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक मनी की फॉर्म में कैसे होगा? इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल बैंक मनी, let us see how the interest rate would be determined। सिंपल है, जहां पर सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी इज इक्वल्स टू होगा डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी। सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी H है और डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी है C प्लस थीटा इंटू में 1 माइनस C विद इन ब्रेसिस इंटू में Y इंटू LI मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी
और सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी, वहां पर इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होगा। लेट अस सी दैट ग्राफिकली वो कैसा नजर आएगा। तो ग्राफिकली ये वैसे ही नजर आएगा जैसे हमने पीछे वीडियोस में देखा है कि मनी सप्लाई और मनी डिमांड फंक्शन, ये इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एच और एच डी, यानी कि डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी और सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी। सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी इज लेट अस अज्यूम एच एंड डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी इज लेट अस अज्यूम एच डी, विच इज इक्वल्स टू सी यू डी प्लस आर डी। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है E0 और यहाँ से ये इंटरेस्ट रेट I0। अगर इसमें हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट वो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है दोनों चीज़ों को, यानी कि डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी को इन्वर्सली अफेक्ट करेगा। तो दिस इज हाउ द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कैन बी डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी एंड सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी। आशा रखता हूँ ये आप सभी को समझ आया होगा डिमांड एंड सप्लाई फॉर सेंट्रल बैंक मनी का मतलब क्या होता है और किसको हम क्यों, किस पार्ट को कैसे हम डिफाइन करते हैं। देखो जनरली जो हम देखते हैं मनी डिमांड, तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जो पब्लिक के पास है, जो पब्लिक को चाहिए, और पब्लिक को क्या चाहिए, ये भाई साहब ये रहे यहाँ पर पब्लिक को किस फॉर्म में चाहिए मनी डिमांड, दो फॉर्म में करती है पब्लिक। और इसका मतलब जो सेंट्रल बैंक की मनी की डिमांड ये है, मैं इसको दूसरे कलर से करके दिखाता हूं आपको। इसका मतलब सेंट्रल बैंक मनी की, ये जो सेंट्रल बैंक मनी की डिमांड ये है जो हमने इस पोर्शन में पढ़ी है, और जो मनी डिमांडेड बाय पब्लिक है ये जरूरी नहीं है हमेशा सेम हो, ये जरूरी नहीं है हमेशा इक्वल हो, ये अलग अलग भी हो सकती है। उसका रीजन ये है कि रिजर्व्स पे डिपेंड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी करेंसी चाहिए लोगों को। लेट अस सी दैट फर्दर, इसको हम आगे देख लेते हैं, आगे करके देखते हैं। देखो सपोज इफ इन एन इकोनॉमी, हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लेते हैं किसी एक इकोनॉमी में पब्लिक पूरा का पूरा पैसा करेंसी की फॉर्म में रखना चाहती है, तो इसका मतलब C की वैल्यू होगी 1 और हमारे पास H इज इक्वल्स टू एच डी, और H इज इक्वल्स टू क्या था, C प्लस थीटा विद इन ब्रेसेस 1 माइनस C इंटू में Y इंटू में LI। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर करेंसी 1 हो गया तो ये पार्ट 0 बन जाएगा, ये 0 होगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल मनी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, C टाइम्स YLI, यानी कि इकोनॉमी में पूरा का पूरा क्या चाहिए, करेंसी की फॉर्म में चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, बैंक्स विल हैव नो रोल टू प्ले, दैट मीन्स बैंक्स विल हैव नो रोल टू प्ले, विल हैव नो रोल टू प्ले इन मनी मार्केट। तो इसका मतलब मनी मार्केट में बैंकों का कोई भी रोल नहीं है, बैंक इसमें कोई भी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, यानी कि बैंकों के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है, क्योंकि लोग बैंकों में डिपॉजिट रखना ही नहीं चाह रहे हैं। इस केस में सारी की सारी करेंसी को लोग, सारे के सारे मनी जो है वो करेंसी की फॉर्म में डिमांड हो रही है। लेट अस सी अनदर एक्सट्रीम केस, एक दूसरा एक्सट्रीम केस भी हम देख लेते हैं। Let us suppose people does not want to hold currency. Suppose people does not want to hold currency. Now what does this mean? This means people wants to hold entire money in the form of checkable deposits. इसका मतलब है अगर वो मनी को होल्ड नहीं करना चाहते तो इसका मतलब क्या है कि people wants to hold money in form of checkable deposits. इस केस में क्या होगा, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल c की वैल्यू 0 हो जाएगी।
तो स्मॉल सी की वैल्यू 0 होगी तो h इज इक्वल्स टू क्या है, स्मॉल सी प्लस थीटा इंटू में 1 माइनस सी इंटू में y एल आई। तो इस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए चेकेबल डिपॉजिट होल्ड करते हैं तो क्या होगा, तो एच डी एच इज इक्वल्स टू, अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो ये 1 हो गया, तो इसका मतलब थीटा टाइम्स मनी डिमांड। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंटायर मनी विल बी डिमांडेड इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। एंटायर मनी डिमांड विल बी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स की फॉर्म में सेंट्रल बैंक मनी की डिमांड सिर्फ रिजर्व की फॉर्म में रह जाएगी, यहां पर करेंसी का कोई रोल नहीं होगा। ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं, ये दोनों हमने एग्जांपल लिए हैं एक्सट्रीम केसेस के, कि जब इकोनॉमी में कोई भी मनी, कोई भी डिमांड डिपॉजिट होल्ड नहीं करता, पूरा का पूरा करेंसी होल्ड करता है, या कोई भी करेंसी बिल्कुल भी होल्ड नहीं करता, पूरा का पूरा डिमांड डिपॉजिट होल्ड करता है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जो रियलिस्टिक केसेस हैं, रियलिस्टिक केसेस क्या होते हैं कि पीपल होल्ड सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ करेंसी एंड सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि 1 माइनस सी, दैट मीन्स सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। ये कुछ पार्ट तो करेंसी की फॉर्म में रखते हैं लोग, और कुछ पार्ट जो है लोग जो है डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में रखते हैं, या चेकेबल डिपॉजिट्स की फॉर्म में रखते हैं। तो ये रियलिस्टिक केस है, ये रियलिस्टिक एग्जांपल है। पर ये दो एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं, इन पे न्यूमेरिकल्स आ सकता है। आगे किसी वीडियो में मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। आशा रखता हूँ कि आज जो टॉपिक हमने समझा है इसमें कि हाई पावर्ड मनी क्या होती है और सेंट्रल बैंक की जो मनी है उसकी सप्लाई और डिमांड का मतलब क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा रखता हूँ आप लोगों को जो मैंने कराया है, जो समझाया है, जो समझाने की कोशिश की है, वो आप लोगों को सभी समझ आया होगा। आज इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।